अच्छा दीदी, क्या इन विद्यार्थियों को देख करके इनके मन की बात हम पहचान सकते हैं? हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व है जो इनकी मन की बात केवल जान ही नहीं सकती, बल्कि इन्हें ऊंचाइयों तक जाने का एक मार्गदर्शन भी दे सकती हैं। अच्छा, कौन है वो? So here we have Dr. Kavita Kannauji ma'am with us. Please give a big round of applause for her, and she will gonna address her. I request Dr. Kavita Kannauji ma'am to be here and inspire us. थैंक यू सो मच अदिति एंड खुशी। आज के इस कैरियर कनेक्ट 2025 के कार्यक्रम में, जो कि वेत्सवा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पावर्ड बाय इंजीनियर यूनिवर्सिटी रायपुर से ऑर्गेनाइज्ड है, इस कार्यक्रम में मुझे व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्रोत वक्ता, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारे बीच उपस्थित विभिन्न स्कूलों से आए प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज का यह कार्यक्रम जिसका नाम ही रखा गया है कैरियर कनेक्ट, आप सभी को अपने कैरियर से, अपने आगे की अपॉर्चुनिटीज से और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको कनेक्ट होना है। ऑलरेडी आप सभी 12वीं स्तर के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जानकारी दी है कि इसमें सिर्फ जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी उपस्थित हैं इस सभा में। तो आप सभी ने अपने कैरियर के कुछ स्टेप 11वीं कक्षा में विषय निर्धारण के समय ही कर लिया है। हम आपको यहाँ पर कुछ नया चीज़ नहीं बताने वाले हैं। जो चीज़ें आप लोगों ने डिसाइड की है उसमें हम थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे, थोड़ी काउंसलिंग करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। और ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये कोई एक्सपर्ट ही करे या कोई विषय विशेषज्ञ ही करे, यह ज़रूरी नहीं होता है। आपके दोस्त यार, आपके माता पिता या आपके कोई भी मेंटर जिससे आप अपना मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, उससे आप अपना गाइडेंस करवा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य है, ब्रिजिंग स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। आप सभी में से अभी स्कूल के बाद विभिन्न महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले होंगे। अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने अपने संसाधनों के अनुसार यहाँ पर आप लोगों को अपने विषय से संबंधित क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में एक मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपनी सुविधा, अपनी इच्छा, अपने संसाधनों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जाकर अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम का पर्पस है टू गाइड स्टूडेंट ऑन डिसीजन मेकिंग, एड्रेस एग्जाम स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मेंटल प्रिपेयर्डनेस, टू क्लैरिफाई कैरियर prospects in psychology, humanities and behavioral science, and to motivate students for academic and personal growth. हम सभी, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत सारी चीज़ों आप लोगों को अध्यापन करवाती हूँ। यहाँ पर मैं अध्यापन की जगह लर्निंग शब्द का उपयोग करना चाहूँगी। हमारे साथ या हमारे बीच, हमारी कक्षाओं में जितने भी विद्यार्थीगण आते हैं वो लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो चीज़ें बताई जा रही है, जो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में हैं, हम उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हो सकता है आप उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हम उन चीज़ों को उस तरीके को वैज्ञानिक तरीक़ों से बताकर उसका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करते हैं। यहाँ पर मैं एज ए साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी में जो आप लोगों का पर्पस है कि टू गाइड द स्टूडेंट्स, है ना, तो आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। आप सभी ने कक्षा 11वीं में अपना विषय लेते समय एक बहुत ही बड़े एक डायलेमा, दुविधा के प्रोसेस से गुजरे होंगे कि कौन सा विषय लेना है। 10वीं पास होते ही एक डायलेमा आई कि कौन सा विषय लेना है। इन चीज़ों में आपके खुद की रुचि,
आपने अपना सर्टिफिकेट देखा होगा कि कौन से विषय में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मेरी सहेली या दोस्त कौन सा विषय ले रहे हैं ये भी आपने देखा होगा, या जो विषय आप लेने वाले हैं वो आपके पहुंच या आपके आसपास की स्कूलों में या सुविधाओं में है कि नहीं। साथ ही साथ अपने माता पिता का निर्णय एवं आप आगे क्या बनना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के हिसाब से आपने एक विषय लिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट्स ने आर्ट्स लिया होगा तो आर्ट्स के भी दो क्षेत्र हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आर्ट्स मतलब कला, आर्ट्स एक एकेडमिक क्षेत्र में जो आगे जाते हैं जिसमें आप राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, विभिन्न प्रकार के कला संकाय के विषय को पढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ ही आर्ट्स का दूसरा रूप होता है क्रिएटिविटी, पेंटिंग, डांसिंग, पोस्टर, सिंगिंग, जो अलग से आप किसी कला महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। अब दोनों ही आर्ट्स, चाहे वो एकेडमिक सेशन के आर्ट्स हो, इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो विषय आप ले रहे हैं या जो विषय आपने लिया है उसमें आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, उस फील्ड में आप नेट सेट क्वालिफाई कर सकते हैं, उस फील्ड में आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो ग्रेजुएशन लेवल पर, चाहे आप किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, आप हर विषय के बाद सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी प्रकार जो क्रिएटिव आर्ट्स का जो फील्ड है उसमें आप अपने रुचि, हॉबीज़, इंटरेस्ट, इसके अनुसार आप उस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। हर क्षेत्र में लोग कैरियर की संभावनाएं ढूंढते हैं। कैरियर का मतलब लोग नौकरी से लेते हैं और नौकरी का मतलब लोग सरकारी नौकरी से लेते हैं। यहाँ पर नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी ही हो ये ज़रूरी नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर, वो सारी सुविधाएं जो आपको प्रदान करे, जो एक सामान्य जीवन शैली, जीवन यापन के लिए आपको संसाधन और सुख सुविधाएं प्रदान करे, आपको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाए, ये एक प्रकार का कैरियर है। तो चाहे आप किसी भी फील्ड के अभी जो स्टूडेंट्स हैं 12वीं का परीक्षा जो दिलाने वाले हैं, वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हर फील्ड में शासन की योजनाओं के अनुसार वैकेंसी निकलती है और इसके अनुसार आप उस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। अगर किसी का नौकरी नहीं लग पाया, किसी को जॉब नहीं मिल पाया, तो भी वो स्टूडेंट अपना पर्सनल व्यापार या व्यवसाय कर सकता है। इस प्रकार से आपके विषय संबंधित किसी भी जो विषय आपने लिया है उसमें कभी भी ये नहीं सोचना कि ये विषय छोटा है या बड़ा है। हर विषय की अपना एक महत्व है और कभी किसी से तुलना नहीं करना है। आज के इस करियर कनेक्ट कार्यक्रम में अभी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि आप सभी स्टूडेंट्स अभी 1-2 महीने के अंतर्गत एक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने वाले हैं जिसका नाम है 12वीं बोर्ड की परीक्षा। कुछ CBSE बोर्ड वाले होंगे, कुछ CG बोर्ड वाले होंगे और परीक्षाएं तो आप हर साल देते आए हैं। 10वीं बोर्ड की भी परीक्षा दी, 12वीं बोर्ड की भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ परीक्षा को याद रखेंगे। इसमें बोर्ड शब्द जो लगा हुआ है इसको आप अपने मन में इस तरीके से छाप लेते हैं कि बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है। जब आप लोकल लेवल पर परीक्षा दिलाते हैं तब भी आप वैसे ही तैयारी करते हैं जैसा कि आप अन्य परीक्षाओं में करने वाले हैं। तो इस परीक्षा को अगर बोर्ड परीक्षा कह दिया जा रहा है तो इसका आपको अतिरिक्त बर्डन या तनाव नहीं लेना है। एग्ज़ाम स्ट्रेस सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, विद्यार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी प्रभावित करती है। स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है? जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को जितना उसका लेवल है उससे ज़्यादा उसको दबा देते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो हम मनुष्य भी इस तनाव से ग्रसित होते हैं। जब हमारी योग्यता के अतिरिक्त कोई
भार हम पर लाद दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ें हमसे करने को कहा जाए जिससे हम अपने योग्यता से कम या अधिक करने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पर हमको तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हमारा इस जो पर्टिकुलर फैक्टर है, जो कारण है, उसकी वजह से हमारी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं जो होती है बदल जाती है। तनाव के कारण आप सभी उस कार्य को करना है, नहीं करना है, इन सारी चीज़ों, इसका परिणाम क्या होगा, कैसे संभव होगा, इन सारी चीज़ों में आप अपना अतिरिक्त समय गंवा देते हैं। जीवन की कोई भी परिस्थितियाँ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हर परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्सेप्ट द सिचुएशन। जो भी परिस्थिति आपके पास आई है, आप लोगों के पास 12वीं की परीक्षा कोई नई परिस्थिति नहीं है, दिलाना ही है और हर साल परीक्षा होना ही है। तो उस स्थिति को स्वीकार करें। उस स्थिति को स्वीकार करेंगे, आपने अपनी कक्षाओं के जो तिमाही, छमाही जो भी परीक्षाएं, प्री बोर्ड परीक्षाएं दिलाई है, उसमें आपका किस प्रकार से एनालिसिस हुआ है उसका आप स्वमूल्यांकन करेंगे। शिक्षकों के द्वारा नंबर के रूप में आपका मूल्यांकन कर दिया गया होगा, लेकिन आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की होगी या कहाँ पर बहुत अच्छे प्रदर्शन किए होंगे। जहाँ गलतियाँ की होंगी आपने उस विषय पर पहले ध्यान फोकस करके, और जहाँ कम नंबर आए होंगे, जहाँ गलतियाँ की होंगी, वहाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो विषय आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा या थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। अभी भी समय है, आप अपने विषय एक्सपर्ट से मिलें, उनसे क्लास टाइम के बाद एक्स्ट्रा आप डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। उस पे आपको अपनी कमजोरियों का, अपने किसी कारणवश उस विषय की पढ़ाई नहीं कर पाने का ज्ञान हो जाएगा और आप अवश्य ही उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। हम तनाव प्रबंधन की जब बातें करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तनाव सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नहीं, सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, उसको प्रभावित करता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फैमिली, इकोनॉमिक, जितने भी प्रकार के हमारे स्वास्थ्य से संबंधित दिशाएं और डायमेंशन हैं, उनको प्रभावित करता है। एक मिनट, मैं एक्सक्यूज ले रही हूँ। हमारे साथ माननीय गुप्ता सर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, मैं पुनः गुप्ता सर को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करते हुए। तो हम बात कर रहे थे कि आपके एग्ज़ाम स्ट्रेस का, तो हर साल परीक्षाएं आती है और ये परीक्षा तो विद्यार्थी जीवन की परीक्षा, लिखित परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में भी ऐसी कई परेशानियां या कई परिस्थितियां आती है जो परीक्षाओं से कम नहीं हैं, और वो परीक्षाएं हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत आवश्यक होती है और उससे हम सभी को निकलकर सामने आना होता है। तो हमने इससे पहले कहा कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें घबराना नहीं है, और जो परिस्थितियां आ गई है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करने के पश्चात हमको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने का जो मुख्य जो विषय है या बिंदु है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि समय प्रबंधन। समय प्रबंधन एक ऐसा टेक्निक है, हम सभी के पास एक ही समय होता है जो कि 24 घंटे का समय एक दिन रात मिला के होता है। कोई उसी में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर लेता है और किसी का ये रहता है कि मुझे तो समय ही नहीं मिला। तो समय तो एक ही है हर किसी के लिए, तो कोई अपनी मेहनत से उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो कोई उस समय में व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो समय प्रबंधन, समय पर
उठना, समय पर अपना दैनिक जीवन की नित्य क्रियाएं करना, समय पर स्कूल जाना, समय पर होमवर्क कंप्लीट करना और समय पर आपको अपना नियमित गतिविधि के अंतर्गत खाना पीना, सोना, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें अति आवश्यक है। अपने दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें आप योगा, ध्यान, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। स्पेशली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टॉप करना है, प्रथम आना है, इस प्रकार के लक्ष्य जो बनाकर चलते हैं। लक्ष्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएं या इतना ज़्यादा उस पर फोकस करें कि आप अपने खाने पीने, नींद, और इसके कारण कई विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में देखा गया है कि या तो वो लिखते लिखते चक्कर खा जाते हैं, या तो उनको नींद आ जाती है, या तो वो स्ट्रेस के कारण घर जाके एक पेपर बिगड़ गया तो दूसरे पेपर के तैयारी करने की बजाय प्रीवियस पेपर का सोच सोच कर नहीं पढ़ पाते। तो हमारा जो उद्देश्य ये है कि गोल या उद्देश्य तो आप बनाएंगे ज़रूर, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको आगे की पढ़ाई करते रहनी है। इसके साथ साथ डोंट बी कंपेयर विथ अदर स्टूडेंट्स। अपना परिणाम, अपना जो उपलब्धि है, अन्य विद्यार्थियों से कभी भी तुलना ना करें। तुलना का मतलब ये है कि हम प्रतियोगिता जरूर कर सकते हैं कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं। एवरी इंडिविजुअल हैविंग द यूनिक क्वालिटी। आप सभी अपने माता पिता के सबसे प्यारे बच्चे हैं और आप सभी में एक अद्वितीय क्षमता भरी हुई है। कोई किसी की क्षमता से तुलना नहीं की जा सकती। माता पिता को भी दूसरे के बच्चों का एग्ज़ाम या परिणाम देख के उस बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। वो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और रुचि के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है, हमको उसमें सपोर्ट करना चाहिए। हम यहाँ पर सेल्फ लव की बात करेंगे, स्वयं से प्रेम करना। पहले इस स्वयं से प्रेम करना, सेल्फ लव के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जा सकती थी। सेल्फ लव को लोग स्वार्थ मानते थे, अपने ही बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ सेल्फ लव स्वार्थ से भी ऊपर उठकर है। स्वार्थ में ये होता है कि हम सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं, लेकिन सेल्फ लव वो होता है जो हम अपनी अच्छाई सोचते सोचते लोगों की भी भलाई करते हैं। और जब हम सेल्फ लव करना सीख जाएंगे, मुझसे ज़्यादा, मेरे शरीर से ज़्यादा, मेरे स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ और मैं सब काम कर सकती हूँ, तभी मैं अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अच्छा काम कर सकती हूँ। जब खुद का ध्यान रखोगे तभी आप अपने घर, परिवार और समाज का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए आपको सेल्फ लव करना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के इस तनाव से निकलना है, समय प्रबंधन करना है, समय पर खाना पीना सोना है और अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास, बिल्ड द कॉन्फिडेंस। आपको अपना आत्मविश्वास कायम रखना है। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा, हर चीज़ें संभव हो सकती है ना। एक गाना है कि हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उस ऐसा उसमें जो मुझ में नहीं। इसका मतलब ये है कि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अपने संभावनाओं को तलाश करना है और अच्छे से अच्छे आपने जिस भी विषय में अपना रुचि या इंटरेस्ट दिखाया है उसमें आगे बढ़ना है। आप सभी को मेंटली प्रिपेयर होना है, मानसिक रूप से अभी से तैयार होना है कि आने वाले मार्च फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमको इस तरीके से प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। पढ़ाई के विद्यार्थी जीवन में, खासकर स्कूल वाले विद्यार्थी जीवन में, अपना इंडिविजुअल स्टडी के अलावा ग्रुप स्टडी होता है। कुछ स्टूडेंट डाउट क्लासेस जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जाते हैं या ट्यूशन की मदद लेते हैं। आपको जो भी चीज़ें सही लगती है आप उस तरीके से मानसिक रूप से तैयार होकर अपना पढ़ाई प्रारंभ करें। अभी
एक और बात इस कार्यक्रम के उद्देश्य में कही गई है कि क्लैरिफाई द कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटिक्स एंड बिहेवियरल साइंस। साइकोलॉजी की मैं बात करूं, जिसे मनोविज्ञान कहा जाता है, मन का विज्ञान, जिसे हम सिर्फ मन के विज्ञान के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं बच्चों। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ओवरऑल जो इन सारे कॉम्बिनेशन की स्टडी करता है, स्टडी मतलब सिर्फ मैं ऐसा कर ली तो वो स्टडी नहीं होगा। कोई भी स्टडी जहाँ पर लॉजी शब्द लगता है या विज्ञान शब्द लगता है का मतलब होता है कि किसी भी विषय की वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। तो मन का, आत्मा का, चेतना का, व्यवहार का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान हमारे कवर्धा जिले में पीजी कॉलेज में एकमात्र ऐसा विषय यहाँ पर चल रहा है जो अभी इस कवर्धा जिले में अन्य कॉलेजों में नहीं है। मनोविज्ञान के, ह्यूमैनिटिक्स की और बिहेवियरल साइंस सभी एक दूसरे से कनेक्टेड विषय हैं और कैरियर की अपार संभावनाएं हैं। मनोविज्ञान में लोग ऐसा समझते हैं, आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि जो ऐसे ही समाज में जो लोग घूमते रहते हैं, पागल होते हैं, उनको ठीक किया जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है। हर व्यक्ति का अपना मन होता है और हर व्यक्ति के मन, रुचि, इंटरेस्ट, व्यावसायिक रुचि, इन सारी चीज़ों, व्यक्तित्व, बुद्धि, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये मनोविज्ञान है, ना कि सिर्फ मंद बुद्धि या पागल जैसे लोगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसमें दोनों में अंतर होता है। जो डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, जो MBBS करने के बाद साइकेट्रिक फील्ड करते हैं, वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं, और जो साइकोलॉजी विषय में जो PG करते हैं और साइकोलॉजी में MSc, MA, PhD करते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये सारे ब्रांच होते हैं और इन सारी चीज़ों में उपलब्धि हासिल करके साइकोलॉजिस्ट बना जा सकता है। साइकोलॉजी की कैरियर संभावनाएं अपार है। सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिकल फील्ड में ही साइकोलॉजी को महत्व नहीं दिया गया है। आजकल हर क्षेत्र में, हर स्कूलों में कैरियर काउंसलर रखा जा रहा है, हर स्कूलों में काउंसलर रखा जा रहा है। पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, लीगल फील्ड, फॉरेंसिक साइंस, एनिमल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, जेरियाट्रिक साइकोलॉजी, जिस भी एक विषय को लेकर आप उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत सारे डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं, आप उसमें अपना स्पेसिफिकेशन करके इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। इवन भौगोलिक साइकोलॉजिस्ट भी होता है। जितने भी हमारे सामान्य सब्जेक्ट होते हैं उन सब में मनोविज्ञान को जोड़ दिया गया है और सभी फील्ड में साइकोलॉजी की अपार संभावनाएं हैं। हम यहाँ पर बिहेवियर की बात करेंगे, मानवतावादी की बात करेंगे, ह्यूमैनिटिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ हमारे लक्ष्य निर्धारण, एन इंडिविजुअल कैन डू व्हाट ही कैन बी, जो व्यक्ति जो कर सकता है उसको वैसा करना चाहिए। एक सिंगर को जब वो गाना गा सकता है तो उसको गाना ही चाहिए या सिंगर बनना ही चाहिए। एक खेल में रुचि व्यक्ति को जब वो खेलना चाहता है और जब वो कर सकता है तो ऐसा करना ही चाहिए। ऐसा एक सिद्धांत मनोविज्ञान में दिया गया जिसका नाम है मानवतावादी सिद्धांत। ये हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक अब्राहम मास्लो का सिद्धांत है, जिन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम मॉडल के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं को बताया। इस मॉडल को बताने का यहाँ पर उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई थ्योरी या सिद्धांत बताने आई हूँ। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई स्तर होता है अपने जीवन में कार्य करने का। जब वह निचला स्तर को पूरा कर लेता है तब वह अगले स्तर की ओर आगे बढ़ता है। हर स्तर को पूरा करने के बाद जो उसका पिछला स्तर है, जैसे आप 10वीं पढ़े तब आगे सोचे होंगे कि अब मुझे 11वीं पढ़ना है। जब आप 12वीं पढ़ लेंगे तब आगे सोचेंगे कि मुझे कॉलेज जाना है कि कौन सा फील्ड में जाना है। इसी प्रकार
मास्लो ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरकों का कार्य करने के लिए कोई कुछ नई चीज़ें नहीं होती। व्यक्ति की स्वयं की आवश्यकताएं हैं जो पूरी होती जाती है और एक आवश्यकता दूसरे के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है। सबसे जो निचली आवश्यकता होती है, जो हम सभी को दैनिक जीवन में जीवित रहने के लिए आवश्यक है, हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी, ऑक्सीजन, दैट इज़ नोन एज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। उसके पश्चात जब हमारी ये मांगे पूरी हो जाती है तो हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे सुरक्षा और मांग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसके पश्चात हमको समाज से स्नेह और संबंधता की भी आवश्यकता होती है। हम सामाजिक इंटरेक्शन करते हैं, समाज में रहना, हम सभी सोशल ह्यूमन बीइंग हैं। समाज को देना, समाज से लेना। देना और लेने का मतलब यहाँ पैसे का लेन देन से नहीं है। देने और लेने का मतलब स्नेह, संबंधता, हमारे सोशल इंटरेक्शन से है। इसके पश्चात हमारी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो हमें आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान, हमें समाज में पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, हमारी एक अलग पहचान हो, लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, ये हम सभी की इच्छा होती है। जब इतनी ही पूरी हो जाती है तब भी व्यक्ति शांत नहीं होता। द मोस्ट एंड पावरफुल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। हम सामान्य लोग कोई आत्मसिद्ध नहीं होते हैं। जनरली मास्लो का कहना है कि ये अति उच्च स्तर की आवश्यकता है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है। लगभग 10% लोग ही आत्मसंतुष्ट कहे जाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े महान लोग, संत लोग, इस प्रकार के लोग आते हैं। तो हमारा मानना है कि जब हम एक आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता, ये सारी चीज़ें पूरी करते रहें तो हम सभी को खुद संतुष्ट हो सकें। और खुद संतुष्टि का मतलब स्वार्थ से ना होकर ये है कि हम समाज के मापदंडों, नियमों के अनुसार चलकर अपना जो कैरियर या लक्ष्य प्राप्त करें और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाएं, वही हमारी आत्मसंतुष्टि होगी। इसके पश्चात मैं अभी वर्तमान टेक्नोलॉजी में सभी कहते हैं कि एक गोल बनाकर चलना चाहिए, गोल बनाकर चलना चाहिए, उस पर थोड़ा सा अपना बात रखना चाहूँगी। स्मार्ट गोल आप सभी ने सुना है। स्मार्ट, आप सभी जो भी उद्देश्य जो डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हैं तो एक होता है जनरल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और एक है कि घर में पर्टिकुलर ये सामान ख़त्म हो गया है, तब आप मार्केट जाके उसी सामान को ही लेने जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक, विशिष्टता का मतलब ये है कि आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, आपको कौन से फील्ड में आगे जाना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, काउंसलर बनना है, वट एवर इट में भी, अपने रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार आप सबसे पहले अपने उद्देश्य या गोल के प्रति स्पेसिफिक हो। अब आता है मेजरेबल। जो भी उद्देश्य, गोल आपने डिसाइड किया है उसका आप मापन कर सकें। मापन का मतलब जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, इतना किलो दे दो, इतना लीटर दे दो, ऐसा बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर मापन का मतलब है कि उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से मूल्यांकन कर रहे हैं। मान लो आप कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो आपको कितना % लाना है, कितने नंबर या कितने स्कोरिंग में आप पास आउट होंगे, कट ऑफ कितना आ सकता है, तो कैसे करना है, उस चीज़ों में आपको मेजरेबल होना चाहिए। नाउ अचीवेबल, आप जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं है, घर में आगे पढ़ाने ही नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप आपके जो वातावरण में, आपके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में जिन सुख सुविधाओं या संसाधनों के यूटिलाइजेशन से आप जो कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में रहकर आप अपना अचीवेबल गोल बनाएं जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। नाउ जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, शुड बी रिलेवेंट, वो आपके लिए, समाज के लिए और आपकी रुचि के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। उन चीज़ों को आप प्राप्त करने का प्रयास करें। नाउ लास्ट इज टाइम बाउंडेड। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे नीट की परीक्षा दिलाना है या पास करना है तो ज़िंदगी भर नीट की परीक्षा दिलाओगे, ऐसा आपने सोच रखा होगा।
उसका एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि आप 2 साल 3 साल जो भी, कि इतने तक अगर मेरे से ऐसा नहीं हो पाया तो आप एक ऑप्शन लेके चले। हर चीज़ों को एक टाइम बाउंडेड कैटेगरी के साथ आप करना प्रारंभ करेंगे, तब आप इन क्षेत्रों में आगे या अपने उद्देश्यों में आगे जा सकते हैं। जो हमारा मनोविज्ञान है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बातें करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि आप सिर्फ एक आकर्षक व्यक्तित्व जो बाहर से नज़र आ रहा है वो पर्सनालिटी नहीं है। ईच एंड एवरी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ जो आपको कहीं पर रिप्रेजेंट कर सके, आपको रिकॉग्नाइज कर सके, आप अपनी बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग करके सामने आ सके, ये आपका व्यक्तित्व। हर बच्चों में अपना एक क्षमता होता है, लेकिन कुछ लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, कुछ लोग हिचकिचाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी काउंसलिंग होती है, कक्षाएं लगती है कि आपको मंच पर कैसे बोलना है, आपको किसी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, आपको अपने मन से झिझक दूर करना है। ये सारी बातें होती है जिससे आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, सामान्य जीवन में भी हमको एक ज़िंदगी जीने के लिए भी व्यक्तित्व का विकास ज़रूरी है। हम अपनी मन की बात अगर किसी से कह ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। आज इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में जीवन शैली इतनी व्यस्त हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है। लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम सभी फील करते हैं। आप लोगों को एक डिप्रेशन टेस्ट मिला होगा बच्चों, आप सभी भरना और उसका स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। और उस डिप्रेशन टेस्ट, जो भी टेस्ट हमारे मनोविज्ञान में होती है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है, किसी को नहीं बताया जाता कि इसका इतना आया है। अगर आप स्वयं पूछेंगे तो उसका स्कोरिंग करके आपको बताया जा सकता है। तो आप सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और अपना परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और आगे के एक्सपर्ट और भी बताएंगे, आप सभी उनको ध्यानपूर्वक सुने। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।